Hello aspirants, welcome to another session of Mains 450 Plus. Topic of the day is Climate Smart Agriculture CSA. अब इस टॉपिक को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इवन वर्ल्ड बैंक का भी यही कहना है दैट अब वर्ल्ड को जरूरत है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम लोग अपने करंट अफेयर इंडियन एक्सेस में देखते हैं 86 डेज इस साल ब्रीच कर चुका है कितना टेम्परेचर 1.5 डिग्री, राइट। एंड 4 दिन ऐसे भी थे जो ऑलरेडी ब्रीच कर चुका था मोर देन 2 डिग्री, राइट। तो कहीं ना कहीं जो टारगेट सेट किए गए थे इंडिया हमारी COP 27 में, सॉरी COP 21 जो पेरिस क्लाइमेट समिट में हुआ था, ठीक है, उसने जो टारगेट सेट किए थे वो तो हम ऑलरेडी ब्रीच कर चुके हैं। एंड 2023 इज ऑल सेड टू बी द हॉटेस्ट एवर ईयर इन लैक्स ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। ओके, 23 सबसे हॉटेस्ट ईयर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं, और इसके इंपैक्ट हमने कहाँ कहाँ देखे थे, याद कीजिए मार्च 22 हीट वेव्स आई थी पंजाब में, राइट। वीट का प्रोडक्शन 20% क्या हो गया था, डिक्लाइन, राइट। उसी तरीके से इस साल पूरे नॉर्थ इंडिया में फ्लड आए एंड अल्टीमेटली जो पैडी के अंडर में जो कल्टीवेशन होता है उस एरिया में, उस एकरेज में भी ड्रॉप देखने को मिला हमें। ओके, एंड एस्टिमेट है कि जो पैडी का प्रोडक्शन होगा इस बार राइस का वो काफी कम होगा, और इसलिए गवर्नमेंट ने कितने सारे स्टेप्स लिए ना, बासमती राइस का एक्सपोर्ट बैन कर दिया, राइट। उसके अलावा नॉन पारबॉइल्ड राइस, व्हाइट राइस पे 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। ओके, हमने वीट का भी एक्सपोर्ट बैन कर दिया था। तो ये सारे स्टेप्स क्यों लेने पड़ रहे हैं? फूड सिक्योरिटी के लिए, राइट। तो सबसे बड़ा खतरा जो इस वक्त वर्ल्ड पे बन रहा है वो है फूड सिक्योरिटी का, एंड रीजन इज क्लाइमेट चेंज, राइट। तो हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की जरूरत इसलिए है ताकि सबसे पहले तो हम वर्ल्ड की और स्पेशली इंडिया की विद हाई पॉपुलेशन एंड 81 करोड़ पीपल जिनको अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कवर किया गया है, सब्सिडाइज ग्रेन दिए जा रहे हैं, उनकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए जरूरत है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़े ना कि घटे। बट नाउ एट द सेम टाइम, क्या हम एरिया एक्सपेंड कर सकते हैं अंडर एग्रीकल्चर? नॉट पॉसिबल, कर चुके जितना करना था, अब फॉरेस्ट तो और नहीं काट सकते ना। तो एरिया एक्सपैंड इज नॉट ए पॉसिबिलिटी नाउ। तो अब जो भी हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करना होगा वो फोकस हमें करना होगा प्रोडक्टिविटी पर। दैट मीन्स उतने ही एरिया से पर एकड़ जितनी ईल्ड आती है क्रॉप की उसको एनहांस करना होगा, राइट। और ये कैसे होगा? विद द एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस में दिखाया था एक आर्टिकल में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते थे हमारे? लैंड होना चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी हो, लेबर हो, और साथ में कोई एनर्जी हो, ठीक है। इससे पूरा हम अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे। दीज फोर वर कंसिडर एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बट अब टाइम है जब हमें देखना होगा फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनकी वजह से हम अपनी एग्रीकल्चर ईल्ड प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकें, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट, राइट। जेनेटिक्स, सीड्स, बेस्ट क्वालिटी के सीड, अच्छी क्वालिटी के सीड जो विद स्टैंड कर सकें हीट को, हीट वेव्स के अगेंस्ट, ठीक है, विद स्टैंड कर सकें फ्लड्स को, ड्रॉट को। हमें इस तरह की सीड्स बनानी होंगी जिसके लिए उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस करने होंगे, राइट। जब भी बात हम करते हैं जीएम टेक्नोलॉजी की। क्रॉप न्यूट्रिशन, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ओवर कंजम्पशन होता है स्पेशली यूरिया का, ठीक है। यूरिया मैंने आपको रेट बताया था, रेशियो 8:4:1, ओके, जबकि आइडियल रेशियो क्या है? 4:2:1, ठीक है। तो यूरिया का बहुत ज्यादा कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन होता है हमारे यहाँ। ओके, तो ये जो क्रॉप को न्यूट्रिशन देना, इसको ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके, इसके लिए हम लोग क्या लेकर आए? हम लोग नैनो यूरिया लेकर आए जो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, रन ऑफ कम होगा, इसका वेस्टेज कम होगा, राइट। क्रॉप प्रोटेक्शन, जो विडीसाइड, हर्बिसाइड्स वगैरह, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लेके आए कि बीटी कॉटन से हमारा प्रोडक्शन बहुत बड़ा, ठीक है, काफी फायदा हुआ कंट्री को। बट कहीं ना कहीं हर्बिसाइड टॉलरेंट नहीं था ये, तो अब हम लोग लेकर आए बीटी एच टी कॉटन, ठीक है। बट इसको अभी तक उतनी पूरी तरीके से परमिशन नहीं दी गई है, राइट। तो ये सब अडॉप्ट करना है। एग्रोनॉमिक इंटरवेंशन, आज हम लोग ड्रोन से स्प्रे करने की बात कर रहे हैं, राइट। हम लोग सैटेलाइट्स का डेटा वगैरह यूज कर रहे हैं अपने मॉनसून में जो वेरिएशंस हो रहे हैं उसको करने के लिए। हम मैकेनाइजेशन तेजी से कर रहे हैं अब, ठीक है। हमने रिसर्च में क्या कहा? हमने पूसा, पूसा की जो पूसा 44 जो अभी कल्टीवेट होती है वो लेती है 145 से 160 डेज तक, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, फिर अगली क्रॉप जो ग्रो करनी है वीट, उसके लिए विंडो कम बच जाती है, तो फार्मर जलाने लगता है पराली को, ठीक है। ये सब मैं रिवीजन कर रहा हूँ जो आपको इंडियन एक्सप्रेस में मैं ऑलरेडी डेली करवाता रहता हूँ, ठीक है। एक तरह का रिवीजन ही हो रहा है। तो हमने रिसर्च करके क्या कहा, हम पूसा 44 का नया वेरिएंट यूज करेंगे, ठीक है, जो 125 डेज में ही ग्रो हो जाएगा। तो 30 डेज की एक्स्ट्रा विंडो मिल जाएगी
वीट क्रॉप सो करने से पहले, ताकि पराली को जलाना ना पड़े, आसानी से उसको कट किया जा सके और फिर उसको भी, उस वेस्ट को भी हमें वेल्थ में कन्वर्ट करना है। कैसे? बायो सीएनजी में यूज करेंगे, ठीक है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल बनाने में यूज करेंगे, ठीक है, सेकंड जनरेशन वाले। राइट, तो ये सब फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं जिस पे अब फोकस करने की जरूरत है हमें इन द चेंजिंग कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट। राइट, तो अब मैं ये मिटा देता हूं ताकि अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाएं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। चलिए, सबसे बड़ा गोल क्या है? फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, इसके अलावा फार्मर को एम्पावर करना, दैट मीन्स उसकी इनकम पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े बल्कि उसकी इनकम को बढ़ाना है हमें। राइट, एंड थर्ड इज कि एग्रीकल्चर तो करना है, प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, बट अपने इकोसिस्टम को भी प्रिजर्व करके रखना है। ग्रीन रेवोल्यूशन के सबसे बड़े जो साइड इफेक्ट निकल कर आए हैं पिछले 40-50 सालों में, वो ये था कि इसने प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ाया लेकिन इकोलॉजिकल डैमेज भी बहुत ज्यादा किया। ठीक है, हद से ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए गए, हद से ज्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉइटेशन किया गया। आज पंजाब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा चुका है। राइट, एंड दूसरा, पंजाब में इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी मिल गई और साथ में एमएसपी भी अनाउंस होती है राइस पे, तो पैडी कल्टीवेशन पंजाब में बहुत ज्यादा हो गया, जबकि वो आइडियल लैंड नहीं है पैडी कल्टीवेशन की। पैडी कल्टीवेशन होना चाहिए यूपी, बिहार, बंगाल जैसे, जहां पर भर भर के नदियां हैं। राइट, लेकिन हमने एमएसपी और प्लस ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था, उस वजह से हमने पंजाब में पैडी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा एनकरेज कर दिया। राइट, तो अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी पे भी असर पड़ा है। हद से ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह हमने यूज कर दिए। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, पेस्टिसाइड्स का ओवर यूसेज, इस सब से असर होके हमने अपने इकोसिस्टम को डैमेज किया है फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। तो अब हमें इंश्योर करना है कि हम प्रोडक्शन भी बढ़ाएं बट एट द सेम टाइम ऑल्सो प्रिजर्विंग आवर इकोसिस्टम। क्लियर? ओके, सबसे पहले डेफिनेशन बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं ये मिटा देता हूं पहले। अब देखिए, जब भी जहां भी तक हो सके ना, अगर डेफिनेशन आपको किसी इंटरनेशनल बॉडी की मिल जाती है तो बेस्ट है, उसी को याद कर लो, वो आपको बेस्ट मार्क्स देकर जाएगी। तो यहां पर हमारे पास एक डेफिनेशन आती है एफएओ से। ठीक है, इसने कहा है कि सीएसए, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इज एन अप्रोच विच इज डिजाइंड टू ट्रांसफॉर्म एंड रीओरिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम। ओके, और क्यों करना है? टू सपोर्ट टू सपोर्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सिक्योर फूड सिक्योरिटी इन फेस ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट। ओके, इन फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाय एफएओ। अगर इसको एज इट इज याद रखोगे तो ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। राइट, इसको नोट डाउन कर लो। Just rewrite it that CSA is an approach designed to transform and reorient agriculture system to support sustainable development and secure food security in face of climate change. Alright, तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का हम ऑब्जेक्टिव देखें तो तीन चीजों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले, पहला, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। किसकी? एक तो क्वांटिटी वाइज भी हमें ज्यादा ग्रो करना है, यानी कि आप कह सकते हो पर एकड़ मोर प्रोडक्शन। ओके, बट एट द सेम टाइम फार्मर की इनकम भी इंक्रीज करनी है। राइट, एंड दैट टू विदाउट हार्मिंग द इकोलॉजी। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड इज अडेप्टेशन। लेट मी रिमूव दिस। सेकेंड इज अडेप्टेशन। यहाँ पे हमारा अडेप्टेशन से क्या मतलब है कि हमें रेजिलियंस क्रिएट करनी है क्लाइमेट की जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हो रहे हैं, जैसे हीट वेव्स के अगेंस्ट। राइट, क्या करेंगे? हम बेटर क्वालिटी के सीड्स बनाएंगे जो विद स्टैंड कर सकें उस हाई टेम्परेचर को। राइट, जो फ्लड को रेजिस्ट कर सकें। ठीक है, सी लेवल राइज हो रहा है, तो कोस्टल सिटीज में क्या है, आप याद कीजिए, केरल में हमारे यहाँ एक राइस कल्टीवेशन होता है जो कि जिसको हेरिटेज टैग भी मिला हुआ है। ओके, जीएच गियास के अंडर में। ठीक है, वो अंडर सी लेवल ही होती है बिल्कुल। ठीक है, तो उस तरह की राइस वैरायटीज ग्रो करने की जरूरत है हमें। अडेप्ट करना है हमें क्लाइमेट की चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग। और एट द सेम टाइम हमें इस तरह का भी एग्रीकल्चर करना है जो मिटिगेट कर सके। यानी कि जैसे आप जानते हैं कि 17% ग्रीन हाउस गैस एमिशन कहाँ से होते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो इसे मिटिगेट करना होगा हमें। ठीक है, और वो हो पाएगा जब हम बेटर तरीके से अपना एग्रीकल्चर करेंगे। उसी तरीके से अगर आप इसमें लाइव स्टॉक भी जोड़ लेंगे ना,
एग्रीकल्चर में, तो ये एमिशंस हो जाते हैं बढ़ के 24%। और मैंने आपको अपने एक प्रीवियस लेक्चर में या इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन में भी बताया था कि ये जो लाइफ स्टॉक होते हैं इनके लिए इस तरह का फॉर्डर बनाया जा सकता है जिससे कि मीथेन एमिशंस रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। ओके, अब इसमें हम और क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं मिटिगेट करने के लिए। जैसे सबसे पहले हमें एफिशिएंट वाटर यूज प्रमोट करना होगा। आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर का या ओवरऑल वाटर का भी कंजम्पशन कहाँ पर होता है? सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में नहीं होता, हाउस होल्ड में नहीं होता, इट हैपेंस इन एग्रीकल्चर। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वाटर ये एग्रीकल्चर में यूज होता है, ठीक है। तो हमें वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज यूज करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज कि थोड़ा वेदर स्मार्ट बनना होगा। ऑब्वियसली बात है कि आजकल हमारा मॉनसून का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो कब सो करना है, कब कट करना है, उस हिसाब से थोड़ा सा उसको अपनी प्रैक्टिस में थोड़ा सा चेंज करना होगा, राइट। हम लोग को क्रॉप रोटेशन और मिक्स्ड क्रॉपिंग पे ज्यादा ध्यान देना होगा। क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग, इससे क्या होगा? अल्टीमेटली जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है, ठीक है, वो बनी रहती है। और इसके लिए हम लोग क्या लेकर आए थे? सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी पे फोकस था कि हम आपको टेस्ट करेंगे, प्रॉपर टेस्टिंग होगी आपकी सॉइल की और आपको बताया जाएगा कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी है और आपको कितनी क्वांटिटी में कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, राइट। चलिए, अब आते हैं हम लोग बेनिफिट्स पर। तो अल्टीमेटली इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? देखिए, वैसे जस्ट लिस्ट डाउन करने की जरूरत थी, सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद भी समझ सकते हैं, बट फिर भी एक बार तेजी से देख लेते हैं। फर्स्ट, क्लाइमेट चेंज की वजह से, अगेन वही हीट वेव वाला एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं यहाँ पर पंजाब में, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है उसको काउंटर करने में हमें मदद मिलेगी अगर हम थोड़ा सा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करेंगे, राइट। क्रॉप यील्ड्स हमारी इंप्रूव होगी, बेटर होगी, पर एकड़ मोर क्रॉप ग्रो करना है हमें। क्लाइमेट डिस्पैरिटी के, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिडक्शन हो रहा है इसमें, उसको बेटर हैंडल कर पाएंगे हम लोग। दूसरा, प्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग अपने एनवायरनमेंट को या ओवरऑल इकोलॉजी को, जो इकोलॉजिकल हार्म हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम देखे, उनको प्रिवेंट कर पाएंगे। हम अपने वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनको ज्यादा एफिशिएंटली यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल ड्रिप इरिगेशन वगैरह का यूज करेंगे। मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था कि राजस्थान में जो कि ऑलमोस्ट डेजर्ट एरिया है, वहां पर ड्रिप इरिगेशन की मदद से पोमग्रेनेट ग्रो किए जा रहे हैं, राइट। सिमिलरली हम लोग फर्टिलाइजर का एफिशिएंट यूज करें, ठीक है, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो। आपको पता है यूरिया का हद से ज्यादा रन ऑफ हो जाता है, रिवर्स में जाता है, फिर रिवर्स के थ्रू सी में जाता है और अल्टीमेटली क्या देखने को मिलता है हमें? यूट्रोफिकेशन, राइट। और ओवर फर्टिलाइजर की यूज से हमारा क्या यूर हो प्रॉब्लम हो रही है? लैंड यूज डिग्रेडेशन, है। तो लैंड की बात हो, फर्टिलाइजर और मैराइन लाइफ यानी कि रिवर की बात हो या वाटर रिसोर्सेज की बात हो, ये सब एफिशिएंटली प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है, क्लियर। नो, नेक्स्ट, पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट का हमारा गोल क्या था? 1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री। और वो कैसे होगा? जो यहाँ से 17% ऑलमोस्ट ग्रीन हाउस एमिशन एग्रीकल्चर से हो रहे हैं, इसको हम जितना ज्यादा रिड्यूस कर सकें उतना बेटर होगा, ठीक है। इसी का पार्ट है ग्रीन हाउस एमिशन रिडक्शन। 17% जो एमिशन यहाँ से होते हैं उसको हम बेटर टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी। देखिए, प्रोजेक्टेड है कि बाय 2050 जो वर्ल्ड की फूड डिमांड है, इट विल इंक्रीज बाय 60%। तो इस फूड सिक्योरिटी को मीट करने के लिए जरूरी है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। ऑलराइट, उसके अलावा इनोवेटिव अप्रोच, तो ऑब्वियसली बात है उसमें हमने टेक्नोलॉजी की काफी सारी चीजें देखी, जैसे ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं हम लोग फर्टिलाइजर्स पे, फर्टिलाइजर स्प्रे करने के लिए, राइट। हम लोग स्मार्ट मीटर्स का या इवन आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज कर रहे हैं कि डिपेंडिंग कि उस क्रॉप को कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है उतनी वाटर रिक्वायरमेंट ले और वो चीज फिर अपने आप टर्न ऑफ हो जाए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। ऐसा नहीं कि हमने मोटर चला के छोड़ दी और पानी यूजलेसली उसमें भरा हुआ है खेत में, राइट। तो उस तरह से हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग किसान टीवी वगैरह लेकर आए, किसान चैनल, मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह लॉन्च की हमने ताकि फार्मर को टाइमली इंफॉर्मेशन दी जा सके। ओके, नैनो यूरिया हमने बना लिया ताकि इसका जो हद से ज्यादा वेस्टेज हो रहा था उसको रोका जा सके। हमने नीम कोटिंग भी की यूरिया पे। नीम कोटिंग का बेनिफिट क्या था कि वो स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब होता था क्रॉप में, ओके, तो एक साथ रन ऑफ नहीं होता था, इकट्ठा डालना नहीं पड़ता था। और अल्टीमेटली और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी हमें।
राइट, फार्मर्स के स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब करने से क्या बेनिफिट क्या हो रहा है, सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है कि जो इनपुट कॉस्ट थी अननेसेसरी वो रिड्यूस होगी। इनपुट कॉस्ट रिड्यूस होगी तो ऑब्वियसली बात है कि फिर जब वो प्रोड्यूस सेल करेगा तो उसका एक जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो थोड़ा बेटर होगा। स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जो 1 2 3 एकड़ वाले फार्मर्स होते हैं। और हमें पता है कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 80% फार्मर्स जो हैं वो यही हैं 3 एकड़ से कम वाले। ओके, और आपने कई रिपोर्ट भी ऐसी सुनी होंगी कि फार्मर्स में सभी का लगभग ये कहना होता है कि अगर हमें बेटर ऑक्यूपेशन मिले तो हम फार्मिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। राइट, वो रीजन यही है कि इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा है, क्लाइमेट वेगरीज इतनी बढ़ रही है। हम लोग क्यों लेकर आए फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए थे ना। ठीक है, उसका गोल तो यही था ना कि फार्मर को ये जो मानसून की वजह से कभी हेल स्टॉर्म आ गए, कभी अननेसेसरी गलत टाइम पे बारिश आ गई, उसका क्रॉप डैमेज हो गया, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने का ही मोटिव था। राइट, तो ये सब किसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है मेन स्कीम से, क्लाइमेट की ये जो चेंजेस हो रहे हैं उसी को। ओके, चलिए, अब जब किसी चीज के बेनिफिट होते हैं तो फिर चैलेंजेस भी होते हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजीज हैं लाइक ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन हो गया, या फिर आपका ये ड्रोन स्प्रेइंग हो गया फर्टिलाइजर को, या आपका नैनो यूरिया हो गया। ठीक है, ये सब कॉस्ट के साथ आते हैं यार। ऐसा नहीं है कि ये आसानी से सभी सभी इसको अडेप्ट कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स हाई कॉस्ट। आप ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटीज लगाने जाइए और उसके बाद फिर उनके साथ एक और डैमेज ये है, कई बार एनिमल घुस गया अगर फार्म में तो वो पूरे जमीन में ऐसे लगाए जाते हैं पाइप के छोटे छोटे, वो सब उखाड़ देते हैं। कई बार मंकीज का बड़ा खौफ रहता है कई जगहों पर। तो फार्मर इतनी बड़ी चीज इन्वेस्ट करे ड्रिप इरिगेशन में और उसके बाद फिर जब ये हो जाता है तो वो फिर डिस्करेज करता है कि रहने दो, मेरा जैसा नॉर्मल चल रहा है वही ठीक है। ठीक है, दूसरा, मार्केट बैरियर्स बहुत हैं। जैसे अब आपने बना तो लिया नैनो यूरिया, ठीक है, अब अगर आपने उसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा भी हाई सेल की तो मार्केट में उतनी ज्यादा उसकी डिमांड नहीं आएगी। ठीक है, दैट इज अगेन ए क्वेश्चन। तो फिर यहाँ पे बात आ जाती है इकोनॉमी ऑफ स्केल की, कि हम चीजें बना तो रहे हैं, हम चीजें कर रहे हैं, लेकिन उतनी डिमांड नहीं आ रही है मार्केट से क्योंकि फार्मर उतना अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, कभी कॉस्ट की वजह से, कभी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, कई बार अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में ही खुश हैं उस वजह से। राइट, इसके अलावा कल्चरल रेजिस्टेंस है कि बिलीव नहीं करते हैं कि नहीं नहीं यार ये सब नई चीजों में हम बिलीव नहीं करते। हम तो जो यूरिया जिस तरीके से यूज कर रहे हैं वही ठीक है, कि नैनो यूरिया पे हमें भरोसा नहीं है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ाएगा कितनी घटाएगा। ओके, उसके अलावा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की एज सच कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। कैसे डिफाइन करेंगे आप, सिर्फ इन जनरली आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी प्रैक्टिस अडॉप्ट करो जो क्लाइमेट के होने वाले नुकसान के अगेंस्ट स्टैंड कर सके। ठीक है, अब अगर फार्मर्स में ये क्वेश्चन करे कि एक बात बताओ मुझे कि अगर हेल स्टॉर्म गिर रहे हैं कभी, ठीक है, या अननेसेसरी बारिश आ गई गलत टाइम पे जब मेरी फसल खेत में पड़ी है, तो उसमें क्या कर लेगा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, वो लॉजिक भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका ये जो कल्चरल वे है या इस तरह की प्रॉपर जब उसको समझा नहीं पाते हो तो वो वही बातें निकल के आती हैं। नेक्स्ट इज मोनोपली। अब देखिए इस तरह की चीजों पे अगर हम ज्यादा डिपेंड हो जाएं, जैसे क्वालिटी सीड्स, ठीक है, क्वालिटी सीड्स दीजिए बेस्ट क्वालिटी के रिसर्च वाले, या बीटी एस टी बीटी वाले कॉटन पे डिपेंड हो जाएं, तो ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो एक तरह की मोनोपोली बना लेती हैं। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस क्या रही है फार्मर्स की, अपना वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसमें से कुछ सीड्स बचा लेता है, अगली बार उसी को ग्रो कर लेता है। बट ये जो अब बेस्ट क्वालिटी के सीड्स के नाम पर जो आए हैं ये एक मोनोपोली क्रिएट करता है। तो ये इनपुट कॉस्ट कम करने की बजाय और बढ़ा देगा फार्मर के लिए। इसी में ना एक और कंसेप्ट आता है, टर्मिनेशन सीट या टर्मिनल सीट कह लीजिए। ठीक है, इनमें प्रॉब्लम ये थी, ये इंडिया ने अलाउ नहीं किया, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम की बात है, उन्होंने मना कर दिया था ये सही नहीं है। ठीक है, टर्मिनेशन सीट जो होते हैं इनमें क्या होता है कि ये सिर्फ वन टाइम ही ग्रो कर सकते हो आप। ठीक है, आपने अपना प्रोड्यूस कर लिया, उसके बाद तक उसमें सीड निकाल भी लोगे तो भी वो ग्रो नहीं होंगे दोबारा। दे आर काइंड ऑफ वन टाइम यूज। ठीक है, यानी कि फार्मर को हर बार एवरी टाइम इट नीड टू बाय न्यू सीड्स। ठीक, तो ये हमने अलाउ नहीं किया था अपने यहाँ। देन फाइनली कॉस्ट इज अबाउट इकोनॉमिक वर्सेस एनवायरमेंट, कि हम पहले अपने लोगों की पॉवर्टी से बाहर निकालने पे देखें, या उनकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करें, ठीक है, या एनवायरमेंट का और इकोलॉजी का कंसर्न पालें अपने दिमाग में। ठीक है, तो ये डिबेट तो यार ऐसी है जो हमेशा, इसमें दोनों हमेशा पॉइंट्स रहेंगे कि किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली बात वहीं आ जाती है कि एक बैलेंस बना के चलना होगा। अगर आप विदाउट एनी लिमिट भी फूड सिक्योरिटी के नाम पर अपना इकोलॉजी, अपना लैंड्स, वाटर रिसोर्स ये सब डैमेज करते जाओगे तो अल्टीमेटली वो आपको हार्म लॉन्ग टर्म में तो करेगा ही ना।
आपकी जनरेशन में नहीं करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में करेगा। बट अगर आप थोड़ा सस्टेनेबल वे में करोगे, अब उसमें वो सब आ जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाएगा, ठीक है, वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है। उसी तरह जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आ जाता है, वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, राइट। तो ये सब उसमें आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अवेयरनेस। तो उसमें वो सारे पॉइंट्स लिखने कि कैसे हम फार्मर को कन्विंस करें कि देखिए लॉन्ग टर्म के बारे में भी तो सोचिए। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपकी इस जनरेशन में ये चीज हो जाएगी वो हो जाएगी, बट नेक्स्ट लॉन्ग टर्म में क्या करोगे। ओके, इनिशिएटिव देखते हैं। एक नेशनल एडेप्टेशन फंड सेटअप किया गया ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो यहां से कहीं ना कहीं फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जा सकता है कि प्लीज आप ये जो वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज हैं लाइक ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, नैनो यूरिया सॉर्ट ऑफ थिंग, इनको अपनाइए, ठीक है। आपको आज लग रहा है कि ये सीड महंगा है, ठीक है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है, ये सीड आपको कॉस्टली लग रहा है, पर सोचिए कल को अगर आपके यहाँ हीट वेव्स आ गई और आपका प्रोडक्शन जब गिरेगा 20% जैसा हुआ, तब आपका लॉस नहीं होगा क्या। सो बेटर है कि आप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की सीड्स की तरफ जाइए। तो उसके लिए इस एडेप्टेशन फंड से कुछ इंसेंटिव दिए जा सकते हैं फार्मर को। अगेन यही सब करने के लिए हमने क्या किया है, पीएम किसान स्कीम चलाई है। 6,000 एनुअल सपोर्ट दिया जा रहा है, इनकम सपोर्ट। उसका उसका गोल क्या है, उसका गोल तो यही है ना कि फार्मर को एक इनकम सपोर्ट दिया जाए। तो इस तरह इसको एक इंसेंटिव कंसिडर किया जा सकता है कि आप बेटर क्वालिटी के सीड्स ग्रो कीजिए ताकि आप उधर लॉस ना हो। और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि फार्मर के फायदे नुकसान की बात हो रही है, यहाँ पूरे ओवरऑल कंट्री की बात हो रही है, क्योंकि आपको भी तो 81 करोड़ लोगों को राशन देना है ना। तो फिर कैसे दोगे अगर फार्मर का प्रोडक्शन गिरता चला गया। नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ये हमने लॉन्च किया है ताकि हम जितना हो सके क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को सिर्फ प्रमोट ही नहीं कर सके बल्कि लोगों में उसके प्रति अवेयरनेस भी ला सकें, स्पेशली अपने फार्मर्स में, राइट। फिर आपको याद होगा एक हम लोग प्लान लेके आए थे बहुत पहले, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके अंडर में एट पॉइंट्स पर हमने फोकस किया था, ठीक है। उसके अंदर ही एक पॉइंट ये भी था कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है हमें अपने एग्रीकल्चर की, राइट। इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड लेकर आए। सॉइल हेल्थ कार्ड में यही है कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओके, आपकी सॉइल की टेस्टिंग होगी, उसके बाद बताया जाएगा कि मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कितनी क्वांटिटी में कौन से फर्टिलाइजर की आपको जरूरत है डालने की, ठीक है, ताकि सॉइल और जो लैंड फर्टिलिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। उसी तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेकर आए हम लोग। यूज क्या है, गोल क्या था, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है और वाटर यूज एफिशिएंसी को प्रमोट करना है, राइट। उसी तरीके से हम लोग फर्टिलाइजर के मिस मैनेजमेंट जो हो रहा है उसके लिए क्या लेकर आए, पीएम प्रणाम। ओके, बहुत सी स्कीम्स है यार, मैं सिर्फ इन सब पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इसका यही है कि फर्टिलाइजर का जो मिस मैनेजमेंट हो रहा है, जो ओवर यूज हो रहा है हमारे यहाँ पर, उसको कम करना है। उसी के लिए स्कीम क्या लेकर आए हम, पीएम प्रणाम, ठीक है। उसी तरीके से बायोटेक किसान हमने लॉन्च किया। फोकस यही था कि फार्मर को समझाना कि बायोटेक्नोलॉजी का कितना बढ़िया यूज है, ठीक है। और अपने साइंटिस्ट, अपने जो रिसर्चर्स हैं इस फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और ज्यादा इंप्रूव करना। नेक्स्ट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक है। और पीएम कुसुम, पीएम कुसुम क्या था कि हम लोग सोलर पैनल्स वगैरह लगाएंगे किसान के फार्मलैंड में, ठीक है। उसे दो फायदे होंगे, एक तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो कम हो सकता है, ओके, क्योंकि उसको बाहर से परचेज नहीं करना पड़ेगा, वही सोलर पैनल होगा, वही उसको जनरेट करेगा। और एट द सेम टाइम अब अगर सपोज कि उसने सरप्लस जनरेट कर लिए इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे ये फायदा होगा कि वो उसको सेल कर सकता है। तो अल्टीमेटली फार्मर की इनकम बढ़ने का एक और ऑप्शन मिल गया। और इसका एक और बेनिफिट ये था कि जैसे मान लो कि आपका लैंड ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, आपने सोलर पैनल लगा दिए बड़े बड़े स्टैंड पर, ठीक है, तो एक तो आपका जो अनप्रोडक्टिव लैंड था या वेस्ट लैंड था, जो जो अच्छी क्रॉप प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, उसको आपने एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर यूज कर लिया, ठीक है। फार्मर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ग्रिड को सेल कर देगा, ठीक है, दैट इज वन थिंग। और दूसरा, जो लैंड प्रोडक्टिव भी था तो उसने और ज्यादा उसको आसान बना दिया कि देखिए क्या होता है कि कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो इनके पैनल के शेड्स में ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। एक तो सिर्फ एक पिलर लगा हुआ है तो आपका लैंड गया नहीं, ठीक है, और ऊपर से शेड भी प्रोवाइड कर रहा है तो आप कुछ वेजिटेबल्स भी साइड बाय साइड अपने क्रॉप की ग्रो कर सकते हो, ओके। इसके अलावा हाँ, हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ कुछ कॉपरेशन किए जो आप मेंशन कर सकते हो, दैट इज क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शन मॉडल यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर्स फॉर स्मार्ट फार्मिंग, ठीक है, सेंसर्स लगाए जाते हैं इसमें कि आपकी क्रॉप की वो पूरी कंडीशन रियल रियल टाइम कंडीशंस आपको बताता रहता है। और ड्रोन, ड्रोन फॉर मॉनिटरिंग सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ। और ड्रोन का हमने यूज कहाँ किया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी किया है,
ठीक है, क्योंकि जो भी क्रॉप का एस्टिमेट वगैरह करना होता है कि कितना क्रॉप डैमेज हुआ है कितना नहीं, तो उसमें भी हम लोग ड्रोन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सॉइल की हेल्थ भी मॉनिटर करता है, क्रॉप की हेल्थ भी मॉनिटर करता है। और क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो वही सब आ जाएगा। फार्मर को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट और अवेयर करना है। राइट, जीएम क्रॉप को तो हम प्रमोट करना ही चाहते हैं, लेकिन इसमें अभी काफी सारे एनवायरमेंट कंसर्न है। जीएम क्रॉप पे हम लोग एक अलग से लेक्चर जरूर करेंगे। ठीक है, इसका भी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमें कैपेसिटी बढ़ानी है अपनी खुद की साइंटिस्ट वगैरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि बेटर क्वालिटी के सीड्स प्रोड्यूस किया जा सके, बट सिमिलरली एट दी लेस कॉस्ट। ओके, और साथ में कोलैबोरेशन भी करना है प्राइवेट सेक्टर्स का, क्योंकि अल्टीमेटली फ्यूचर तो यही है स्मार्ट एग्रीकल्चर का। ठीक है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हो, या ड्रोन्स का यूज करके हो, या बेस्ट क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स का यूज करके हो। और इनमें नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा फ्यूचर के एग्रीकल्चर। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस सेशन। और कोई पॉइंट आई होप कि हमने मिस ना किया हो। ठीक है, हमने इसमें सब कुछ देख लिया अच्छे से कि हमें और क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है। और यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इसमें गवर्नमेंट ने जो जो इनिशिएटिव्स लिए, ठीक है, उनको हमने यहाँ पर समराइज कर लिया। हमने चैलेंजेस देख लिए, हमने यहाँ पर बेनिफिट देख लिए कि इससे बेनिफिट क्या होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शुरू में हमने जो समझा ये सब, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी था। एक तरह का रिवीजन ही था आपके लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इंडियन एक्सप्रेस में हम लोग डेली डिस्कस करते ही हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन मिस नहीं करना, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.